नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था मार्शल के उपयोगिता सिद्धांत को, और ये भी बताया था कि मार्शल के उपयोगिता सिद्धांत का हिग्स अर्थशास्त्री ने, प्रोफेसर हिग्स ने किस प्रकार आलोचना की है, और आलोचना करने के बाद उदासीनता वक्र के द्वारा उन्होंने अपने मॉडल को दिया है। तो आज हम लोग उदासीनता वक्र सिद्धांत समझते हैं। उदासीनता वक्र एक ज्यामितीय विधि है। सन 1939 में प्रोफेसर हिग्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में इसकी विस्तृत व्याख्या की, और सन 1956 में अपनी दूसरी पुस्तक ए रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी में इस सिद्धांत का प्रमुख संशोधन प्रस्तुत किया। उदासीनता वक्र जो विश्लेषण सिद्धांत है, ये क्रम संख्या माप की विधि है। ये सिद्धांत किन्हीं दो वस्तुओं जैसे x और y हों, इनके विभिन्न संयोगों के लिए उपभोक्ता के अपने अधिमान या रैंकिंग के अनुसार उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। उदासीनता अनुसूची दो वस्तुओं के संयोग की एक अनुसूची है, जिसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपभोक्ता उन संयोगों के संबंध में उदासीन होता है, किसी एक को दूसरे की अपेक्षा अधिमान नहीं देता है। आइए इसको हम लोग एक लिस्ट के माध्यम से समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता किसी दो वस्तुओं के संयोग को चुनता है। जैसे कोई भी दो वस्तुएं हैं x और y, इनमें से पहले संयोग में वस्तु x की 1 इकाई और वस्तु y की 18 इकाइयों का चुनाव कर। दूसरे संयोग में उसको वस्तु x की 2 इकाइयां दी जाए और वस्तु y की 13। तीसरे संयोग में वस्तु x की 3, वस्तु y की 9। चौथे संयोग में 4 और 6। पांचवें संयोग में 5 और 4। छठे संयोग में 6 और 3। मतलब यह है कि उपभोक्ता इसमें चाहे तो प्रथम संयोग का चुनाव कर सकता है, चाहे तो दूसरे संयोग का, चाहे तो तीसरे संयोग का, चाहे जिस भी संयोग का वो चुनाव कर सकता है, उसको अधिमान दे सकता है। अब इसको हम लोग एक वक्र के माध्यम से समझते हैं। आप इस चित्र 18 में देख रहे हैं कि जो अनुलंब अक्ष है, इस पर वस्तु y है और समांतर अक्ष पर वस्तु x है। वस्तु y की 18 इकाइयां, वस्तु y की 18 इकाइयां और वस्तु x की 1। जो भी पीछे बात बताई थी कि ये प्रथम संयोग है, ये दूसरा संयोग है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा। दूसरे संयोग में क्या था? वस्तु y की 13 इकाइयां थी। ये देखिए 14 से कुछ नीचे बनाया गया है। और वस्तु x की 2 इकाइयां थी। तो वही बिंदु जो संयोग थे, ये प्रथम संयोग है, ये दूसरा, इसी तरीके से है, उनको नाम दे दिया गया L M N O P Q। और इनसे जो मिलाते हुए हम लोगों ने वक्र खींचा, इस वक्र को हम उदासीनता वक्र कहेंगे। अब इसमें विशेष रूप से देखने की ये बात है कि चाहे L बिंदु हो, चाहे M हो, चाहे N हो, कोई भी बिंदु हो, हर बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। जितनी संतुष्ट इस पर मिल रही है, उतनी ही संतुष्ट इस पर मिल रही है, उतनी ही संतुष्ट अन्य किसी बिंदु पर मिल रही है। इसलिए इसको समान संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। उदासीनता वक्र को समान संतुष्टि वक्र भी कहते हैं।
उदासीनता वक्र की कुछ मान्यताएं हैं। सबसे पहले ये मान्यता है कि जो भी उपभोक्ता है वो विचारशील होना चाहिए। इस सिद्धांत में, इस वक्र में सिर्फ दो ही वस्तुएं मानी जाती हैं, दो से अधिक वस्तुओं को आप नहीं मान सकते। तो दो वस्तुएं जो हैं उसके हम x और y नाम दे सकते हैं। यस, x और y दो वस्तुएं हैं। दोनों वस्तुओं की कीमतें निश्चित हैं, तीसरी शर्त है या मान्यताएं हैं। चौथी शर्त क्या है? रुचि, आदत और आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पांचवी शर्त है उदासीनता वक्र की ढलान नीचे दाईं ओर को ऋणात्मक झुकाव की होती है। ये बहुत ही विशेष पॉइंट है, इसको अभी हम थोड़ा बाद में समझेंगे कि ऋणात्मक झुकाव की क्यों होती है। छठा है कि उदासीनता वक्र सदैव मूल की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर का मतलब इस तरीके से बाहर की तरफ ढलान कहेंगे। और इसकी जो सातवीं मान्यता है, उपभोक्ता दो वस्तुओं के सभी संभव संयोगों के लिए आदेश दे सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि उदासीनता वक्रों की विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें सबसे पहली विशेषता इसकी ये होती है कि एक उदासीनता वक्र के दाईं ओर अधिक ऊंचा दूसरा उदासीनता वक्र संतुष्ट के अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर और दो श्रेष्ठ संयोग को व्यक्त करता है। मतलब यह है, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं कि अनुलंब अक्ष पर वस्तु y है, समांतर अक्ष पर वस्तु x है। पहला जो उदासीनता वक्र है यह है I1, दूसरा है I2। जो अभी बात बताई गई उसका सीधा मतलब यह है कि जो प्रथम उदासीनता वक्र है इससे ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को दिखाता है, अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है? आप इसमें देख रहे हैं कि पहला जो उदासीनता वक्र है इस पर हम मान लेते हैं चाहे यम बिंदु पर कोई व्यक्ति कुछ खरीदे या एन बिंदु पर, दोनों में समान संतुष्ट है। लेकिन अगर इस पर आता है तो इसका मतलब है इस संतुष्ट से यहाँ पर अधिक प्राप्त होगी। क्यों? अगर हम एक ही तुलना कर लें तो मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो पहले एम बिंदु पर था। तो एम बिंदु पर जब था तो वाई की इतनी मात्रा खरीद रहा था, वाई की ओ से एम के सामने तक, यहाँ तक, और एक्स की इधर तक खरीद रहा था। इधर ये खरीद रहा था एक्स की, ये खरीद रहा था यम की। लेकिन जब ये इस उदासीनता वक्र पर आ गया तो ए के सामने ही एम है, एम ए के ही सामने है, तो वाई की तो इतनी ही खरीदेगा लेकिन एक्स की अधिक खरीदेगा, ए के सामने यहाँ पर आएगा। तो इसलिए स्वाभाविक है कि दूसरे उदासीनता वक्र पर जाने पर वह वस्तु x की अधिक मात्रा खरीदेगा। और ऐसा भी हो सकता है अगर यहाँ है तो इस जगह पर y की भी अधिक खरीदेगा और x की भी अधिक खरीदेगा। इसलिए ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक उदासीनता वक्र के दाईं ओर, ये उदासीनता वक्र है, इसके दाईं ओर अधिक ऊंचा उदासीनता वक्र संतुष्ट के अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि दो वक्रों के बीच में अनेक वक्र हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये I1 है, ये I2 है, बस यही है, इसके बीच में भी कई खींचे जा सकते हैं। तीसरा है उदासीनता वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। बाएं से दाएं नीचे का ओर होने का ये मतलब है कि
जब कोई व्यक्ति वस्तु वायु को छोड़ता है और वस्तु यक्ष को ग्रहण करता है, अर्थात वस्तु यक्ष की अतिरिक्त मात्रा को ग्रहण करने के लिए वस्तु वायु की जो मात्रा छोड़ता है वो कम छोड़ता है। इधर अधिक ग्रहण करेगा, इधर कम छोड़ेगा, घटती दर पर इधर होगा, तभी ये ऋणात्मक ढाल बनेगी। नहीं तो ढाल कैसी होगी, सीधे ऐसे चली आएगी और इस बिंदु को टच कर देगी, 45 डिग्री का बन जाएगा। और चूंकि ये उदासीनता वक्र की एक शर्त है कि ये किसी भी स्पर्श रेखा को छू नहीं सकती है। जब छू नहीं सकती है तो इसीलिए ये ऋणात्मक ढाल वाली होती है। क्यों होती है? अगर मान लीजिए कि यक्ष की 6 इकाइयाँ खरीद रहा था, ले रहा था, यक्ष की 6 इकाइयाँ और वाई की भी हम मान लेते हैं 6। अगर इन पर उसको संतुष्ट समान थी, तो जब यक्ष की 7 इकाइयाँ लेगा तो इधर 1 नहीं घटाएगा, इधर 1 से कुछ कम करेगा, कुछ कम। तो इसलिए ये ऋणात्मक ढाल बन जाती है। इसको अभी हम आगे किसी चित्र में देखेंगे। और चौथी इसकी विशेषता ये होती है कि उदासीनता वक्र ना तो एक दूसरे को छू सकते हैं और ना ही काट सकते हैं। इसको थोड़ा हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र है कि 2 उदासीनता वक्र, ये I1 है, ये I2 है, ये एक दूसरे को काट रहे हैं। अब एक दूसरे को काटने से क्या समस्या हो रही है, देखिए इसको। ये वस्तु यक्ष है, ये वस्तु वाई है। इधर क्या है, अभी आपने समझा था कि उदासीनता वक्र की विशेषता ये होती है कि एक उदासीनता वक्र के ऊपर जो उदासीनता वक्र होगा उसका संतुष्ट स्तर इसके संतुष्ट स्तर से अधिक होगा। मतलब ये जो I2 है, इसको अगर हम नीचे मान लें, अभी यहाँ पर इस जगह पर नीचे मान लें, तो I1 यहाँ पर ऊपर है। तो होना क्या चाहिए, इस उदासीनता वक्र से इस उदासीनता वक्र पर जो भी बिंदु होंगे वो अधिक संतुष्टि को दिखाएंगे। लेकिन अब समस्या क्या खड़ी हो रही है, और आप ये भी जानते हैं एक उदासीनता वक्र पर जितने भी बिंदु होंगे वहां पर समान संतुष्ट मिलेगी। तो ए बिंदु पर जितनी संतुष्ट है उतनी ही सी बिंदु पर इस उदासीनता वक्र से जाने पर I1 उदासीनता पर जितनी संतुष्ट ए बिंदु पर मिलेगी उतनी ही संतुष्ट सी बिंदु पर मिलेगी। अब ये तो ऊंचा उदासीनता वक्र हो गया इधर से ऊपर देखने पर। अब दूसरे पर आते हैं। इसको जब हमने देखा तो ये नीचे उदासीनता वक्र है, इसमें बी बिंदु पर जितनी संतुष्ट मिलेगी और वो सी बिंदु यहाँ पर भी है, I2 पर भी है, I1 पर भी है। तो जितनी संतुष्ट बी पर मिलेगी उतनी सी पर उतनी ही यहाँ कहीं मिलेगी। तो अब क्या हो गया कि इस उदासीनता वक्र से इस उदासीनता वक्र पर अधिक संतुष्ट मिलनी थी, लेकिन ए हो गया बराबर सी के, बी बराबर हो गया सी के, तो इसलिए ए बी बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। इसलिए उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं और स्पर्श भी नहीं कर सकते। क्यों? स्पर्श करने पर भी वही समस्या हो जाएगी कि बराबर हो जाएंगे। और इसमें काटने पर क्या और समस्या है कि यहाँ पर जो ऊंचा दिखाई दे रहा था आगे बढ़ने पर नीचा हो जाएगा, जो यहाँ नीचे था वो यहाँ पर ऊंचा हो जाएगा। पांचवी विशेषता इसकी यह है कि उदासीनता वक्र किसी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता। अभी पीछे बताया था, तो इसको भी हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में अनुलंब अक्ष पर वस्तु y है और समांतर अक्ष पर वस्तु x है। अब देखिए पहली स्थिति,
अगर उदासीनता वक्र यहाँ पर टच हो जाए इस जगह पर, तो क्या होगा, इस जगह पर टच होने से, चूंकि अभी आप पीछे समझ चुके हैं कि हर बिंदु पर समान संतुष्टि को व्यक्त करता है और दोनों वस्तुएं खरीदी जानी चाहिए, x और y। अब यहाँ पर क्या स्थित हो रही है, यहाँ पर ये स्थित हो रही है कि y तो यहाँ तक खरीद रहा है, y की O से यहाँ पर कोई हम नाम दे सकते हैं, इस जगह तक खरीद रहा है, लेकिन x की खरीद रहा है 0, x की खरीद रहा है 0 और y की यहाँ तक। तो x की 0, इसका मतलब x 1 भी नहीं, इसका मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ वो वस्तु y को खरीद रहा है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों वस्तुएं खरीदी जानी है। दूसरी ये भी दूसरा तरीके से हो सकता है कि जो उदासीनता वक्र है ये x अक्ष पर यहाँ पर टच हो जाए, तो यहाँ पर टच होने से क्या हो रहा है कि x की इतनी मात्रा खरीद रहा है इस जगह पर और y की 0 खरीद रहा है। इस पोजीशन में x की इतनी खरीद रहा है, माफ कीजिएगा, y की इतनी खरीद रहा है, x की 0। इस पोजीशन में x की इतनी खरीद रहा है और y की 0। मतलब इन दोनों स्थितियों में ये दिखाई दे रहा है कि इसमें भी एक वस्तु खरीदी जा रही है और इसमें भी एक वस्तु खरीदी जा रही है, जो संभव नहीं है, जो हो नहीं सकता है। दूसरी अगली विशेषता इसकी क्या है कि उदासीनता जो वक्र हैं वो मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। और अभी कोई चित्र देखेंगे, आगे आएगा चित्र, तो उसमें देखेंगे कि उन्नतोदर कैसे बनता है चित्र। उन्नतोदर का नियम का सामान्य अर्थ ये होता है कि ज्यों-ज्यों उपभोक्ता y के स्थान पर x को स्थानापन्न करता है, त्यों-त्यों स्थानापन्नता की दर घटती जाती है। इसी के कारण उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। दोस्तों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये मूल बिंदु के नतोदर है। उन्नतोदर इस ढंग से होता है, ये है नतोदर। तो जो उदासीनता वक्र है ये नतोदर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नतोदर होने का ये मतलब है कि जब भी x y की जगह पर x को स्थानापन्न करेगा, मतलब ये है कि x की अगर 1 इकाई प्राप्त करेगा तो उसके लिए y की ज़्यादा इकाइयों को छोड़ना पड़ेगा। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर शुरू में तो AB है ये y वस्तु, BC है x, माने BC को प्राप्त करने के लिए AB छोड़ रहा है, DE प्राप्त करने के लिए DC छोड़ रहा है, FG प्राप्त करने के लिए FE छोड़ रहा है, HI प्राप्त करने के लिए HG छोड़ रहा है। अब इधर आप देख रहे हैं कि छोड़ने की दर बढ़ती जा रही है इसकी। यहाँ पर BA थी, BA में इसकी जो लंबाई दी है इससे यह लंबाई अधिक है, यानी अधिक छोड़ रहा है। यहाँ से यहाँ पर अधिक छोड़ रहा है, इससे भी यहाँ पर अधिक छोड़ रहा है, इधर कम प्राप्त कर रहा है। इसके लिए माने वस्तु x को प्राप्त करने के लिए वस्तु y अधिक छोड़ना पड़ रहा है। जबकि मान्यता क्या है कि वस्तु x अधिक प्राप्त करे और y कम छोड़े, ये है नियम, और ये उसका जा रहा है विपरीत। इसीलिए उदासीनता वक्र नतोदर नहीं हो सकता है। उदासीनता वक्र जो अगला चित्र आप देख रहे हैं इसमें इस तरीके का भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, इसमें बिल्कुल जितना ये प्राप्त कर रहा है उतना ही छोड़ रहा है, जितना प्राप्त कर रहा है उतना ही छोड़ रहा है। 45 डिग्री का नहीं हो सकता है।
क्यों? अगर ऐसा होता होगा तो फिर ये माना जाएगा कि दोनों वस्तुएं जो हैं उनके बीच में स्थानापत्ति की सीमांत दर स्थिर होगी, जबकि स्थानापत्ति की सीमांत दर स्थिर नहीं होनी। इसीलिए हम कहेंगे कि जो उदासीनता वक्र है ये मूल के उन्नतोदर होना चाहिए। उन्नतोदर का मतलब यही है कि वह इनको टच नहीं करेगा, इन उसको रेखाओं को। अगर इस तरीके से खींचेंगे तो ये टच हो जाएगा, इससे पहले जो हमने देखा था वो भी टच हो जाएगा, लेकिन जो उन्नतोदर होगा वो इसको टच नहीं करेगा। और इसकी और एक ही विशेषता है कि ये आवश्यक नहीं है कि उदासीनता वक्र आपस में समांतर हो। जैसे कई उदासीनता वक्र खींचने हैं तो ऐसा नहीं है कि दो उदासीनता वक्र हैं, पहला उदासीनता वक्र खींचा किसी जगह पर, दूसरे उदासीनता वक्र की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो ऐसा नहीं कि हर जगह 1-1 सेंटीमीटर हो, नहीं, कम ज़्यादा भी हो सकती है। अगली विशेषता हम लोगों को ये देखनी है कि उदासीनता वक्र वास्तव में चूड़ियों की भांति होते हैं। ये कैसे होते हैं? जो अभी पीछे बात बताई थी कि जो उदासीनता वक्र हैं ये मूल के उन्नतोदर होते हैं। ये हाँ, अभी देखिए जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें ये उदासीनता वक्र है, ये मूल के उन्नतोदर है। तो उन्नतोदर होने के कारण ही ये चूड़ियों की भांति होते हैं। उन्नतोदर का मतलब है जो स्पर्श ना करे, अर्थात जिसकी ढालान जो है घटती जाए। अगर ढालान बिल्कुल सीधी चली जाएगी तो 45 डिग्री की हो जाएगी। इधर घटना है, जो ढाल है उसकी घटनी, तो जब ढाल घटनी है और इधर टच भी नहीं करेगा तो स्वाभाविक रूप से चूड़ियों की भांति बन जाएंगे। तो उपभोक्ता जो इसमें होता है, समान संतुष्टि उसको मिलती है, वो उन्नतोदर पार्ट में मिलती है। जो उदासीनता वक्र है ये चूड़ियों की भांति होते हैं। चूड़ियों की भांति हैं तो इसमें नतोदर पार्ट भी है, उन्नतोदर भी है, तो इसे जो हम दिखाते हैं वो उन्नतोदर पार्ट में दिखाते हैं। क्यों? अगर हम नतोदर पार्ट में दिखाएंगे तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही इधर अगर और बढ़ता जाएगा तो नतोदर पार्ट में पहुंचने पर इसको जो संतुष्टि है वो नकारात्मक प्राप्त होगी। इसलिए उदासीनता वक्र वास्तव में चूड़ियों की भांति होते हैं और इनके उन्नतोदर पार्ट में ही उपभोक्ता की स्थितियों को दिखाया जाता है। धन्यवाद।